पीएम मोदी का 2 दिवसीय वाराणसी दौरा, 1400 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। कार्यकर्ताओं को देंगे चुनाव में जीत का मंत्र। लखनऊ में धार्मिक स्थलों और स्कूलों के पास से हटेंगी शराब दुकानें। सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए निर्देश, अवैध शराब बनाने और बेचने वालों पर करें सख्त कार्रवाई। यूसीसी पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती का बयान, कहा यूसीसी कानून से मजबूत होगा देश, जबरन थोपना सही नहीं, सहमति से लाया जाए यूसीसी कानून। राममय होगा अयोध्या का स्वरूप, राम मंदिर निर्माण कार्य हुआ तेज, स्ट्रीट लाइट पोल भी दिलाएंगे रामनगरी में होने का एहसास। गोंडा का लाल अजय प्रताप सिंह सीमा पर शहीद, सीआरपीएफ में सेवारत जवान की श्रीनगर में थी तैनाती, सैनिक सम्मान के साथ दी जाएगी अंतिम विदाई। नमस्कार, स्वागत है आपका IND 24 में। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां पर लखनऊ में धार्मिक स्थल के पास से हटाई जाएंगी शराब दुकानें। सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए हैं निर्देश, अवैध शराब बनाने और बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। कांवड़ यात्रा के मार्ग पर ना तो कोई शराब की दुकानें हो और ना ही मांस की दुकानें हो, ऐसा कहना है सीएम योगी का। धर्म स्थलों, विद्यालयों के पास से हटाई जाएंगी शराब दुकानें। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का बड़ा निर्णय आपको बता रहे हैं कि स्कूल के पास से शराब दुकानें हटाई जाएंगी, धर्म स्थलों के पास से शराब दुकानें हटाई जाएंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश दिए जा चुके हैं। धर्म स्थलों और विद्यालयों के पास से हटाई जाएंगी शराब दुकानें, ना ही मांस की दुकान हो और ना ही किसी प्रकार की शराब की दुकान हो। कांवड़ यात्री जिस मार्ग से गुजरेंगे उस मार्ग से, ऐसा कहना है सीएम योगी का। अवैध शराब बनाने और बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। कांवड़ यात्रा के मार्ग में ना तो कोई शराब की दुकान हो, ना ही किसी प्रकार की मांस की दुकान हो, ऐसा कहना है उत्तर प्रदेश सीएम योगी का। उत्तर प्रदेश सरकार ने सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर धार्मिक स्थल के पास से शराब दुकानें हटाई जाएंगी। सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए हैं निर्देश, अवैध शराब बनाने और बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कांवड़ यात्रा के मार्ग में ना तो कोई शराब की दुकान हो और ना ही मांस की दुकान हो। उत्तर प्रदेश सरकार ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। धर्म स्थलों, विद्यालयों के पास से हटाई जाएंगी शराब दुकानें। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी ब्यूरो चीफ विनय मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय जी, उत्तर प्रदेश प्रशासन लगातार धर्म के लेकर काफी संवेदनशील नजर आ रहा है और इसी को लेकर एक और नया निर्णय लिया गया है कि मंदिरों के पास से शराब दुकानें हटाई जाएंगी। जो कांवड़ यात्रा जिस मार्ग से निकलेगी वहां तो ना शराब की दुकानें हो, ना ही किसी प्रकार की मांस की दुकान हो, और कहीं ना कहीं सरकार संवेदनशील है तो विद्यालयों के पास से भी यही निर्णय लिया गया है कि वहां से भी शराब दुकान हटाना चाहें। विनय जी, बिल्कुल यहाँ बताना चाहूंगा कि सीएम योगी जो है पूरी तरीके से कानून व्यवस्था को लेकर के भी पूरी तरीके से यहाँ पे संवेदनशील नजर आ रहे हैं और उनका आदेश जारी हुआ है कि धर्म स्थल और विद्यालय के पास जो भी शराब की दुकानें हैं वहां पर बंद करने का निर्देश जारी किया है। वजह यह है कि धर्मशालाएं और विद्यालय जहां होते हैं वहां पे अराजक तत्व जो है माहौल को खराब करने का काम करते हैं, जिसकी वजह से जो है ये आदेश जारी कर दिया गया है कि वहां पे जो शराब की दुकानें हैं वो पूरी तरीके से बंद करा दी जाए। और जो कांवड़ यात्रा अभी शुरू होने वाली है 5 जुलाई से, तो उसको लेकर के भी प्रशासन जो है, योगी सरकार पूरी तरीके से अलर्ट है कि रास्ते में जो है मांस की जो दुकानें लगती थी और शराब की दुकानें किसी भी उस पे ना हो, क्योंकि किसी भी तरीके से सरकार नहीं चाहती कहीं पे जो है अराजकता फैले और माहौल फैले, जिसके लिए जो है सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। जी विनय जी बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे चर्चा करते रहेंगे। जिस तरह से विनय जी बता रहे थे कि सरकार बेहद संवेदनशील है
जिस तरह से शराब की दुकानें जहां पर होती हैं वहां पर संवेदनशीलता की कमी देखने को मिलती है, असामाजिक तत्व वहीं पाए जाते हैं, जिसको मद्देनजर रखते हुए प्रशासन ने ये निर्णय लिए हैं। रुख करते हैं अगली बड़ी खबर का, जहां पर लखनऊ में माफियाओं पर योगी सरकार सख्त नजर आ रही है। 4.5 साल में 69 माफियाओं का आर्थिक साम्राज्य ध्वस्त किया गया है। उत्तर प्रदेश के 69 माफियाओं का 5,000 करोड़ का साम्राज्य उत्तर प्रदेश प्रशासन ने ध्वस्त किया है। पुलिस मुठभेड़ में अब तक 16 माफिया और उनके साथी मारे गए हैं। कार्रवाई करते हुए करीब 346 शस्त्र लाइसेंस भी निरस्त किए गए हैं। आपको बता दें, माफियाओं की 3,516 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त की जा चुकी हैं और इन संपत्तियों पर गरीबों के मकान बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने सख्ती के नए मापदंड तय किए हैं। माफियाओं की जमीन जब्त की जाती है और उस पर गरीबों के मकान बनाए जाते हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ विनय मिश्रा लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनय जी, उत्तर प्रदेश प्रशासन की जो सख्ती है वो न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे भारत में चर्चा का विषय है। जिस तरह से माफियाओं पर कार्रवाई की जा रही है और जिस तरह से 4.5 साल में 69 माफियाओं का आर्थिक साम्राज्य ध्वस्त किया गया है, उनकी जमीन जब्त की गई है और उस पर गरीबों के मकान बनाए गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी, यहाँ बताना चाहूंगा कि योगी सरकार जो है माफियाओं के खिलाफ जो है पूरी तरीके से सख्त कर नजर आ रही है और जिसका नतीजा साफ तौर पर यूपी में देखा भी जा रहा है कि जो माफिया किस्म के लोग थे उनको जो है जेल में धकेलने का भी काम यहाँ पे किया गया है। और जो 4.5 साल के अगर हम बात किया जाए तो 4.5 साल में जो है लगभग 69 माफियाओं का जो है उनके साम्राज्य को जो है ध्वस्त किया गया है और उनकी जो संपत्ति थी वो लगभग 5,000 करोड़ रुपए के करीब थी, तो उसको भी सरकार ने जब्त किया है। और जो पुलिस की मुठभेड़ हुई है उसमें 16 माफिया जो थे उनको मारने का भी यहाँ पे काम किया गया है। और उस तरीके से जिस तरीके से जो लोग गैर कानूनी कार्य करते थे, माफिया थे, उनके शस्त्र लाइसेंस का भी निरीक्षण योगी सरकार ने कराया, जिसमें से 346 जो है शस्त्र लाइसेंस भी निरस्त किए गए हैं। तो इससे जो है काफी असर यहाँ पे कानून व्यवस्था को देखने को मिला है। जो माफिया या गुंडे थे वो यूपी छोड़ करके दूसरे राज्यों में शरण लेने को मजबूर हो गए हैं। वजह है कि योगी सरकार की जो कानून व्यवस्था है वो पूरी तरीके से सख्त है यहाँ पे, जिसका आंकड़ा भी सामने दिखाया जा रहा है। विनय जी, उत्तर प्रदेश प्रशासन की और पुलिस प्रशासन की खासतौर से जो कार्य प्रणाली है उस पर कई जगहों पर चर्चा की जाती है कि ये जो तरीका है ये कहीं ना कहीं संवेदनशीलता से परे है, क्योंकि अपराधी को खत्म करना और अपराध को खत्म करना दोनों में फर्क होता है। तो उत्तर प्रदेश प्रशासन ने कई सारे अपराधियों को खत्म कर दिया, तो क्या इससे अपराध पर भी उतनी ही रोक लग पाई है? जी, अपराध की अगर बात किया जाए तो उस तरीके से अपराध तो नहीं रुका है, लेकिन उसमें कमियां जरूर आ रही हैं धीरे धीरे। वजह है कि अपराधी जो करने वाले माफिया हैं उनके भी मन में जो है डर समा गया है कि अगर हम कोई वारदात करेंगे तो ये योगी सरकार की व्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से सख्त है। इस वजह से जो है लोग जो है गलत काम करने से भी जो है डरते हुए यहाँ पे माफिया नजर आ रहे हैं। जी विनय जी, बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे चर्चा करते रहेंगे। तो जिस तरह से हमारे सहयोगी विनय मिश्रा हमें बता रहे थे कि लगातार उत्तर प्रदेश प्रशासन माफियाओं पर शिकंजा कसता नजर आ रहा है। अनेक माफियाओं को खत्म किया गया है, उनके साम्राज्य को ध्वस्त किया गया है, उनकी जमीनों को जब्त किया गया है। और एक जो नया ट्रेंड उत्तर प्रदेश प्रशासन ने खासतौर से शुरू किया है कि माफियाओं पर कार्रवाई की जाएगी, उनका जो अतिक्रमण है, उनकी जो संपत्ति है वो कुर्क की जाएगी, ध्वस्त की जाएगी, जिसके बाद अतिक्रमणकारियों के और अपराधियों के हौसले पस्त हो जाएं और अपराध खत्म हो जाए। रुख करते हैं अगली बड़ी खबर का, जहां पर लखनऊ में बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यूसीसी पर मायावती का बयान भी सामने आया, जहां पर उनका कहना है कि यूसीसी देश के लिए जरूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं इसको सख्ती से लागू करना सही नहीं है। यूसीसी कानून से देश मजबूत होगा, ऐसा कहना है मायावती का। हमारी पार्टी यूसीसी के विरोध में नहीं है, यानी कि यूसीसी लागू किया जाए, लेकिन यूसीसी को थोपना ठीक नहीं है, ऐसा कहना है मायावती का। यूसीसी से जुड़े सभी आयामों पर विचार हो, साथ ही साथ देश में विभिन्न धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं, यूसीसी को जबरन थोपना सही नहीं होगा, ऐसा कहना है मायावती का। तो मायावती का बड़ा बयान यहां पर सामने आया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को में चर्चा करते हुए उन्होंने मीडिया से इस बात को कहा कि जिस तरह से यूसीसी आने वाले भविष्य की जरूरत है, यूसीसी लाना सही होगा, लेकिन यूसीसी का थोपना, जिस तरह से जबरदस्ती अगर उसको लागू करवाया जाएगा तो वो गलत होगा।
मायावती का कहना है कि उनकी पार्टी यूसीसी के विरोध में नहीं है, लेकिन जिस तरीके से यूसीसी को लागू किया जा रहा है उसके विरोध में है। रामनगरी अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर निर्माण की प्रगति तेजी से चल रही है। वहीं अब अयोध्या का स्वरूप ऐसा होगा कि सब कुछ राममय दिखाई देगा। एक एक चीज एहसास दिलाएगी कि ये भगवान राम की नगरी में है। यहां तक कि स्ट्रीट लाइट पोल भी ऐसे चयन किए जा रहे हैं जो लोगों को भगवान राम की नगरी में होने का एहसास दिलाएंगे। ऊपर धनुष और रुद्राक्ष प्रत्यंचा पर चढ़ी तीर और तीर पर भगवा पताका पर विराजमान पवन पुत्र हनुमान, नीचे रक्षा कवच और धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाए भगवान राम दिखेंगे। इन पोलों को मंडलायुक्त कार्यालय में भी सैंपल के रूप में लगाया गया है। अयोध्या श्री राम मंदिर निर्माण कार्य प्रगति पर बदल रहा है। अयोध्या का स्वरूप हर जगह होगा, साथ ही साथ भगवान राम का एहसास दिलाएंगे ये स्ट्रीट लाइट। की खासियत है, उन्होंने जिस तरह से सनातन धर्म को प्रोत्साहन किया है और वो चाह रहे हैं कि इलेक्शन के पहले अयोध्या एक इंटरनेशनल सेंटर बन जाए, वो हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी बात है। हमने सोचा था कि कुछ एक ऐसा नया कॉन्सेप्ट लाएं जिससे अयोध्या की पहचान चेंज हो। हम स्ट्रीट लाइट और डिज़ाइनर पोल्स का काम करते आ रहे हैं, लेकिन कुछ एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो राम जी और राम जन्मभूमि और अयोध्या को दर्शाता हो, उसकी सोच लेके हमने ये पोल बनाया है, जिसमें राम जी का आशीर्वाद है, उनका धनुष है, रुद्राक्ष है, पवन पुत्र हनुमान है, और ऐसे डिज़ाइन तैयार किया है जो बाहर से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में बना हो और बाहर से कोई आए तो उनको लगे कि हमारा हिंदुस्तान भी कहीं कम नहीं है। तो स्ट्रीट लाइट्स किस प्रकार की हो, उसमें क्या डिज़ाइन हो, इसको हम लोग नियंत्रित कर रहे हैं ताकि कोई बेतरतीब ढंग से यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स या कुछ ऐसे रोड फर्नीचर्स हैं वो ना लग जाएं। तो जो अच्छी कंपनीज़ हैं जिन्होंने इच्छा जाहिर की है इस काम को करने की, जो हमारे पास आ रहे हैं उनको हम पहले ये कह रहे हैं कि आप आपको एक अच्छा डिज़ाइन करिए, अपने जो आर्टिस्टिक टीम है उसे डिज़ाइन करा के और एक सैम्पल्स हमको यहाँ पर दिखाइए ताकि हम उसमें निर्णय ले सकें। तो जो आपने बाहर देखा है वो उन्हीं में से एक सैम्पल एक कंपनी है जिसने वो उसको वहाँ स्थापित किया है, और ये कल हमने उसको देखा था, ये बहुत अच्छा भी है। तो इस तरह के और जितने स्ट्रीट लाइट के जो पोल्स हैं और जो ब्रैकेट्स हैं उन सबकी डिज़ाइंस पर हम लोग मंथन कर रहे हैं, और जो बेस्ट डिज़ाइंस हैं अयोध्या में, ताकि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आ सके, विजुअली बड़ी अपीलिंग चीज़ें हों, उनको स्थापित कराया जाए। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में सोनेलाल पटेल की जयंती मनाई गई। मुख्य अतिथि गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य ने सोनेलाल को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर अमित शाह ने कहा, हमारी सरकार ने सबसे ज्यादा पिछड़ों को नौकरी देने का काम किया है। पहली बार दलित समाज से 27 मंत्री बने हैं जो मोदी जी के साथ काम कर रहे हैं। कोटा में 27% आरक्षण देना हो, ओबीसी की पूरी फीस माफ करना हो और गरीबों की मदद करना हो, ये सभी काम हमारी सरकार ने किए हैं। हमारी सरकार स्कूली बच्चों के खातों में पैसे भेज रही है। सीएम योगी ने कहा, कल्पना कीजिए 30 वर्ष पहले जिन मुद्दों को लेकर सोनेलाल पटेल ने संघर्ष किया था, पीएम मोदी के नेतृत्व में पिछले 9 साल में उन्हें साकार किया गया है। सबसे पहले मैं मेरी ओर से और भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से श्रीमान सोनेलाल जी को भावपूर्वक लेकर स्मरण करना चाहता हूं। सोनेलाल जी का पूरा जीवन दलित, पिछड़े, आदिवासी, वंचित समाज के कल्याण के लिए संघर्ष करने में गया। पूरा जीवन उन्होंने गरीब तबके के सभी समाजों को एकत्रित कर संघर्ष के रास्ते पर चलकर उनके जीवन में खुशियां भरने का प्रयास किया। कई बार जेल गए, कई बार पुलिस के केस झेले, कई बार प्रताड़नाएं भी झेली, परंतु उन्होंने पिछड़ों के लिए संघर्ष का राग कभी नहीं छोड़ा। भाइयों बहनों, आज का ये समारोह सामाजिक न्याय के लिए जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया, ऐसे यशाकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की 74वीं जन्म जयंती का समारोह है। आप कल्पना करिए, आज से 25 वर्ष 30 वर्ष पहले
जिन मुद्दों को लेकर के डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने संघर्ष किया था, जिसके लिए उन्होंने जीवन जिया था, उसका आज साकार रूप पिछले 9 वर्षों के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सबको देखने को मिल रहा है। सोनभद्र वाराणसी से पशु आहार लादकर दूधी आ रहे ट्रक में आग लग गई, जिससे ट्रक समेत उसमें लदे पशु आहार के कुछ बोरे जलकर खाक हो गए। फायर ब्रिगेड के वाहन से व सर्वसिबल की सहायता से आग पर काबू पाया गया। इस दौरान तकरीबन 2 घंटे यातायात बंद रहा। पुलिस वाहनों को सुरक्षित गुजारने के लिए मशक्कत करती नजर आई। ट्रक में लगी आग को धधकते छोड़कर चालक फरार हो गया और देखते ही देखते आग की लपटें और तेज उठने लगीं। एटा में संपर्क से समर्थन अभियान के तहत केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने वोटर्स को डोर टू डोर जाकर केंद्र सरकार की 9 साल की उपलब्धियां गिनाते हुए समर्थन मांगा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दों पर केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने विपक्ष पर निशाना साधा है। वादा पूरा करने के लिए सरकार बनी है और हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड का वादा है। इस देश से, इस धरती से उसको हम पूरा करेंगे। कब पूरा करेंगे इसकी तारीख में अभी बता नहीं सकती। पार्टी ने सब लोगों की ड्यूटी लगाई है, 4-4 लोकसभा सबको दिया है, तो एटा भी उसमें से एक लोकसभा है और डोर टू डोर के अंदर हमें संपर्क से समर्थन की बात करनी है। तो आज मैं अपने इस संपर्क के माध्यम से अपने परिवार में आई हूँ, जहाँ सब वकील हैं और मेरी बिरादरी के लोग हैं, तो अपने परिवार में अपनी बिरादरी के बीच समर्थन की कामना करते हुए संपर्क रखने के लिए, बढ़ाने के लिए मैं आई हूँ। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की छवि लगातार उसके अपने ही कर्मचारी और अधिकारी धूमिल कर रहे हैं। पहले आलमबाग बस स्टेशन की तत्कालीन स्टेशन इंचार्ज की यात्री की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। उसके बाद एक बस कंडक्टर का महिला को पीटते हुए वीडियो आया। फिर कैसरबाग बस स्टेशन पर यहां की एक नियमित परिचालक का एक युवती को पीटते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें चलती बस में एक कंडक्टर का महिला के साथ अभद्रता करते हुए वीडियो वायरल हो गया। इससे रोडवेज की साख पर धब्बा लगा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां फतेहपुर के भंडारे में निमंत्रण के बाद घर वापस निकल रहे बीजेपी मंडल उपाध्यक्ष पर हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। फायरिंग में बीजेपी नेता के कान और कंधे पर गोली लग गई। सूचना पर पुलिस ने आला अधिकारियों के अलावा बीजेपी के जिला अध्यक्ष और विधायक भी मौके पर पहुंचे। बीजेपी नेता को गंभीर हालत में जिला अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस घटना की अंजाम देने वाले आरोपियों की तलाश में है। भंडारे के प्रसाद खाने के बाद देवेश वापस घर के लिए निकले थे। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। खाका विधानसभा के धाता मंडल में हमारा युवा मोर्चा का मंडल अध्यक्ष दया सागर, मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि उसके ऊपर जानलेवा हमला किया गया। विपक्ष की मानसिकता रखने वाले कुछ लोग जो विधानसभा चुनाव या प्रधानी के चुनाव से खुन्नस रखे हुए थे, उन लोगों ने एक भंडारे में इसके ऊपर हमला किया। पहली गोली कान को छूते हुए निकल गई, दूसरी गोली इनकी बाह को फाड़ते हुए बाह के अंदर घुस गई है। तो जैसे मुझे वहाँ से फ़ोन आया, तुरंत हमने वहाँ पे संबंधित एसओ से बात किया, कप्तान से बात किया। तुरंत पुलिस हरकत में आई। वो लोग गोली मार के फरार हो गए हैं। पुलिस उनकी खोजबीन कर रही है। थाना धाता अंतर्गत दयाशंकर द्विवेदी पुत्र शिवाकांत द्विवेदी जो भंडारे के कार्यक्रम से निमंत्रण खाकर जा रहे थे, उनको उनके पटीदार अंकित द्विवेदी द्वारा गोली मारी गई है, जिनको इलाज हेतु जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आजमगढ़ जिला चिकित्सालय के सामने फल विक्रेताओं ने युवक को लाठियों से पीट कर बुरी तरह घायल कर दिया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें कि युवक की बाइक खड़ी करने को लेकर विवाद हुआ। विवाद बढ़ने पर फल विक्रेताओं ने युवक को बेरहमी से लाठी डंडों से घायल कर दिया।
बिजनौर की जेल से रिहा हो रहे बंदी पर कुछ बदमाशों ने हमला कर दिया। इस दौरान 2 हमलावरों को गोली लग गई, जिसमें से एक की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं दूसरा हमलावर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। राजा नामक के व्यक्ति की रिहाई हुई थी। उसको मारने के लिए 2 बदमाश मौके पर मौजूद जनपद पुलिस तथा कारागार पुलिस ने इनको पकड़ने का प्रयास किया। इस दौरान क्रॉस फायरिंग में रौनक की गोली उसके साथी विशाल को लगी, जिस कारण विशाल की मृत्यु हो गई। पुलिस ने मौके से रौनक को पकड़ लिया तथा राजन को भी सुरक्षित हिरासत में लिया। इन दोनों से पूछताछ जारी है। मौके पर 2 तमंचा पुलिस को मिले। डेड बॉडी को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भेज दिया गया। इस घटना में हमारे 2 बहादुर साथी जिला कारागार के हवलदार रंजीत सिंह तथा जनपद पुलिस के कांस्टेबल राजीव दोनों घायल हुए। दोनों का जिला कारागार में उपचार चल रहा है। दोनों सुरक्षित हैं, खतरे से बाहर। अलीगढ़ के थाना कवारसी इलाके में आने वाले मौलाना आज़ाद नगर में कुछ बदमाशों ने 2 सगी बहनों के साथ बीच रास्ते में छेड़छाड़ और मारपीट कर दी, जिसके बाद पीड़ितों ने परिजनों के साथ जाकर शिकायत दर्ज करवाई। दरअसल मामला बीते दिन का है, जब दोनों बहनें देर शाम डेयरी से दूध लेने जा रही थी। तभी कुछ लफंगों ने उनके साथ छेड़खानी की और जब दोनों बहनों ने इस बात का विरोध किया तो उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। साथ ही युवतियों के परिजनों से घर जाकर मारपीट की गई। पुलिस के बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई, जिसके बाद परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। ये मेरी दोनों बहनें सना और तबस्सुम, ये दोनों शाम के टाइम बच्चों के लिए दूध लेने के लिए डेयरी गई थी 24 रोड पे। यहाँ पे लड़कों ने ये छेड़छाड़ की है मेरी बहनों के साथ में, मारपीट की। उसके बाद में जब मुझे घर में पता चली तो हम लोग उनके घर गए शिकायत करने के लिए। उसके बाद में हमारे साथ ही मारपीट की, हमारे साथ घर में घुस के मारपीट की है। थाने में शिकायत की है, तहरीर दी है। मुझे पुलिस की कार्रवाई का आश्वासन है। श्रीनगर में हुई आतंकी मुठभेड़ में गोंडा के जवान अजय प्रताप सिंह शहीद हो गए। वो 117 सीआरपीएफ बटालियन में तैनात थे। शहीद जवान का पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटकर उनके पैतृक गांव पहुंचा, जहां उनको श्रद्धांजलि देने के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा। शहीद को पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। शहीद अजय प्रताप सिंह अपने पीछे 2 बेटियों को छोड़ गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहीद के घर में एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी और 50 लाख रुपए देने की घोषणा की है। इसी के साथ जिले की एक सड़क का नाम शहीद अजय प्रताप सिंह के नाम पर करने की घोषणा की गई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।